अथर्व गाने के साथ गाते हुए अन्वी के पास आया और उसे मनाते हुए उसके साथ डांस करने लगा। सब लोग यह देखकर हैरान रह गए, जबकि निर्भय खुशी से झूम उठा। अन्वी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व सबके सामने गाने के जरिए उसे मना रहा है और साथ ही प्रपोज भी कर रहा है। अथर्व के सभी दोस्त उसके साथ नाचने लगे और अन्वी को मनाने लगे। अथर्व के इस तरह सबके सामने इजहार से अन्वी की आंखें नम हो गईं, जिन्हें अथर्व ने बड़े प्यार से सबके सामने पहुंचा और उसके माथे को चूम लिया। अन्वी एक बार फिर रो पड़ी और रोते हुए अथर्व के गले लग गई। अथर्व ने उससे चुप करवाया और फिर नाचने को कहा। उसके बाद अथर्व के सभी दोस्त हट गए और वह अन्वी के साथ डांस करने लगा। गाने के आखिरी हिस्से में अथर्व ने ऐसा डांस किया कि हर आशिक मजनू को पीछे छोड़ दिया। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। गाना खत्म होते ही अथर्व अन्वी को लेकर सबके साथ खड़ी काजल के सामने आया और बोला, ये लो, आज मैंने सबके सामने कह दिया कि यह अथर्व राठौर अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। अगर दोबारा तुमने मेरी बीवी को भड़काया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी विराट से ही होगी। फिर अपनी इन्हीं हरकतों से तुम मुझे मेंशन से निकलने में मदद करोगी। तभी निर्भय बोला, अथर्व, आज एक ही दिन में 2 बार मुझे एहसास हुआ कि तू इंसान भी है। अथर्व ने उससे घूर कर देखा तो शिव ने पूछा, तुझे पहले से पता था कि अथर्व ये सब प्लान बना रहा है, इसीलिए तुम हम सबसे भाग रहे थे? निर्भय ने हां में सिर हिलाया और कहा, इसने धमकी दी थी मुझे। खैर, चलो संगीत को आगे बढ़ाया जाए। फिर सभी जोड़ों ने साथ में डांस किया। आखिर में शिव और प्रीति ने कपल डांस किया। फिर अथर्व ने माइक लिया और कहा, आज मेरे दोस्त का सिर्फ संगीत नहीं है, साथ में कुछ और भी है। सब लोग चौंक गए। तभी निर्भय बोला, आज तो तेरी एनिवर्सरी भी नहीं है, बच्चों का जन्मदिन भी नहीं है, और ना ही हम में से किसी का बर्थडे है, तो और क्या हो सकता है आज? तभी अथर्व ने लाइट ऑफ करने का इशारा किया। एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक लड़की नीचे उतर रही थी, जिसे वहां मौजूद एक शख्स के अलावा कोई नहीं जानता था। अथर्व बोला, ये है दिया शर्मा, मेरे दोस्त रिदम की गर्लफ्रेंड, जिसकी आज रिदम के साथ सगाई है। रिदम हैरान था, वहीं दिया उसे प्यार से देख रही थी। अथर्व ने रिदम को अपने पास बुलाया और दोनों को ही अंगूठियां दे दी। रिदम अब सदमे से बाहर आ चुका था। उसने खुशी खुशी दिया को अंगूठी पहनाई और दिया ने भी उसे पहनाई। सबने तालियां बजाईं। इसी तरह से संगीत खत्म हुआ। सब लोग साथ में बैठे हुए थे। तब रोहन ने अथर्व से मजाक में कहा, लगता है तेरी आदत बन गई है एक ही खर्चे में 2-2 फंक्शन करवाने की। सबने उसकी तरफ देखा तो वो बोला, मतलब मेरी शादी के संगीत में इसने शिव और प्रीति की सगाई करवाई थी और आज रिदम की। इसका मतलब ये बहुत बड़ा कंजूस है। तो अथर्व बोला, मैं कंजूस नहीं हूं, उल्टा तू मनहूस है, इसलिए तो तेरी सगाई टूट गई थी। अथर्व की बात सुनकर निर्भय और शिव दोनों तालियां बजाकर हंसने लगे। वहां का माहौल खुशनुमा हो गया था। तभी नरेंद्र जी अथर्व से बोले, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारा पोता इतना बड़ा छिछोरा है। अथर्व हंसते हुए बोला, दादाजी, मैं कोई छिछोरा नहीं हूं। इसे ही पड़ी थी कि 3 बच्चे होने के बाद भी मुझे प्रपोज करो। बताओ, बिना प्यार के कोई बच्चे होते हैं भला? यह कहकर अथर्व का ध्यान एकदम से राजेंद्र की तरफ चला गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह दोबारा बोला, वो मैं भूल गया था कि नफरत और गुस्से में भी बच्चे हो जाते हैं। सब लोग समझ गए कि अथर्व राजेंद्र को कह रहा है। अथर्व की बातें सुनकर राजेंद्र का सिर शर्म से झुक गया। तभी रागिनी अथर्व से बोली, अथर्व, वो हम दोनों पति पत्नी का मामला था, इसलिए उन्हें ऐसी ताने देना बंद करो। मत भूलो कि वो तुम्हारे पापा हैं। तो अथर्व बोला, एक रेपिस्ट को मैं अपना पिता नहीं मानता। उल्टा मुझे घिन आती है कभी कभी अपने आप से भी कि मुझ में इस आदमी का गंदा खून है। नरेंद्र जी अथर्व को कुछ कहने ही वाले थे कि राजेंद्र ने उन्हें रोक दिया। अथर्व वहां से बच्चों को उठाते हुए अन्वी से बोला, चलो यहां से, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अन्वी अथर्व के साथ अपने कमरे में चली गई। अथर्व के वहां से जाने के बाद राजेंद्र नरेंद्र जी से बोला, पापा प्लीज आप उससे कुछ मत कहिए, वो बस मौका ढूंढ रहा है कि कोई उसे कुछ कहे और वो मेंशन छोड़कर चला जाए। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे।
नरेंद्र जी बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अथर्व अभी भी मेंशन से जाना चाहता है? तो राजेंद्र बोला, मुझे उसके हाव भाव से ऐसा ही लगता है पापा, इसीलिए आप उससे कुछ भी मत कहिए। इतना कहकर राजेंद्र वहां से उठकर चला गया। रागिनी भी उसके पीछे चली गई। तब शिव बोला, ऐसा हो सकता है दादाजी, वो बहुत चालू है। वो मेरे पापा को भी ऐसे ही बेवकूफ बनाता था। शायद इस बार भी उसने हम सबको छल लिया है। सब लोग सोच में पड़ गए। वहीं अन्वी अथर्व के पीछे कमरे में पहुंची तो अथर्व ने बच्चों को पालने में लिटाया। अन्वी अथर्व से बोली, तुम क्या हर बार उनको बातें सुनाते रहते हो? वो पापा हैं तुम्हारे अथर्व, दूसरों के सामने तो तुम उन्हें इज्जत दे ही सकते हो। तो अथर्व बेड पर लेटते हुए बोला, जिन लोगों की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं होती, मैं उन्हें कोई इज्जत नहीं देता। अब तुम उन्हें लेकर मुझसे मत लड़ने लगो जान। अन्वी ने अथर्व का मूड खराब देखकर आगे बात नहीं बढ़ाई। वह चुपचाप अथर्व के पास जाकर लेट गई और बोली, सॉरी, कल रात मैंने भी बिना वजह के तुमसे बहस की और तुम्हें बहुत हर्ट किया। इसके लिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकते हो। तो अथर्व बोला, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। शुरू में मैं तुमसे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्ट हुआ था जब तुम मुझे न्यूयॉर्क में मिली थी। उस दिन के बाद ही मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था। लेकिन होली वाले दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ था। अन्वी ने अथर्व को देखा तो अथर्व आगे बोला, और मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा ताकि तुम दोबारा किसी की भी बातों में आकर मुझसे न उलझो। फिर उसके कान में धीरे से बोला, कल रात सजा के लिए तैयार रहना, आज तो सो जाओ। अन्वी का चेहरा लाल हो गया। अथर्व ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। दोनों एक दूसरे की बाहों में भरकर सो गए। RS होटल में आज काफी चहल पहल थी। अथर्व और बाकी सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे। शाम तक सभी मेहमान आ चुके थे और शादी का मंडप सज चुका था। शिव वहां जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद अन्वी प्रीति को लेकर आई। प्रीति को देखकर शिव के दिल में फिर से वही गाना बजने लगा। वहीं अन्वी ने आज रेड कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसे देखकर अथर्व के दिल के साथ साथ पूरे शरीर के तार झंझना उठे। जब उसकी और अन्वी की शादी हुई थी तब अन्वी ने शादी का जोड़ा नहीं पहना था। यहां तक कि उन दोनों की शादी की कोई रस्म भी नहीं हुई थी। आज जब अथर्व ने अन्वी को असली दुल्हन के रूप में देखा तो वो झंझनाहट उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनकर उठी। प्रीति को मंडप में बिठाकर अन्वी अथर्व के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अथर्व को खुद को देखता पाया तो धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अथर्व बोला, रेड लहंगे में तो बिजली गिरा रही हो। अथर्व की बात सुनकर अन्वी शर्मा गई और थोड़ा दूर खिसक गई। वहीं अथर्व उसके पास आकर फिर से उसे छेड़ने लगा। तभी पंडित जी की आवाज से दोनों अपनी दुनिया से बाहर आए। पंडित जी गठबंधन के लिए बुला रहे थे। तब अन्वी ने जाकर कसकर उन दोनों का गठबंधन बांध दिया। कुछ ही देर में फेरे हुए और सिंदूर व मंगलसूत्र पहनाया गया। शादी खत्म हुई। विदाई के वक्त प्रीति अपनी मां के गले मिलकर रोने लगी। कुछ देर रुकने के बाद विदाई हो गई। अथर्व और अन्वी को छोड़कर बाकी सब मेंशन पहुंच गए थे। प्रीति के गृह प्रवेश की तैयारी की जा रही थी, जिसे रागिनी खुद कर रही थी। प्रीतम, शिव और हर्षित बच्चों को लेकर खड़े थे। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व का अपने पिता राजेंद्र के लिए मन में भरा जहर कभी मिट पाएगा, या यह नफरत उसके और उसके परिवार के बीच हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहेगी? क्या अन्वी अथर्व के टूटे हुए दिल को पूरी तरह से जोड़ पाएगी, या अथर्व का अतीत उनके रिश्ते पर हमेशा साया बनकर मंडराता रहेगा? क्या अथर्व की जिंदगी में यह शादी और परिवार का माहौल सुकून लाएगा, या इसके पीछे कोई नया तूफान छिपा है जो सब कुछ तबाह कर देगा? क्या राजेंद्र अपनी गलती का प्रायश्चित कर पाएगा, या अथर्व का गुस्सा एक दिन किसी बड़ी त्रासदी का कारण बनेगा? और आखिरकार क्या यह परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा, या प्यार और नफरत के बीच की यह खाई उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? मेरी नई ऑडियो सीरीज वारिसू के नाम से पॉकेट FM पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। अथर्व बोला, रेड लहंगे में तो बिजली गिरा रही हो। अथर्व की बात सुनकर अन्वी शर्मा गई और थोड़ा दूर खिसक गई।
वहीं अथर्व उसके पास आकर फिर से उसे छेड़ने लगा। तभी पंडित जी की आवाज से दोनों अपनी दुनिया से बाहर आए। पंडित जी गठबंधन के लिए बुला रहे थे। तब अन्वी ने जाकर कसकर उन दोनों का गठबंधन बांध दिया। कुछ ही देर में फेरे हुए और सिंदूर व मंगलसूत्र पहनाया गया। शादी खत्म हुई। विदाई के वक्त प्रीति अपनी मां के गले मिलकर रोने लगी। कुछ देर रुकने के बाद विदाई हो गई। अथर्व और अन्वी को छोड़कर बाकी सब मेंशन पहुंच गए थे। प्रीति के गृह प्रवेश की तैयारी की जा रही थी, जिसे रागिनी खुद कर रही थी। प्रीतम, शिव और हर्षित बच्चों को लेकर खड़े थे। अब आगे अथर्व की गाड़ी मेंशन के बाहर रुकी और शिव और प्रीति को अंदर ले जाया गया। रागिनी आरती की थाल लिए दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए खड़ी थीं। अथर्व अन्वी को लेकर अंदर आया और रागिनी के हाथ से आरती की थाल लेकर अन्वी को देते हुए बोला, ये लो, ये तुम्हारा हक है। फिर रागिनी से बोला, आप जाइए यहां से मिसेस राठौर। रागिनी सिर हिलाते हुए राजेंद्र के पास जाकर खड़ी हो गईं। आज सबने महसूस किया कि अथर्व ने रागिनी से बहुत शांति और संयम के साथ बात की थी। वहीं रागिनी को इसी में खुशी मिली। शायद यह अन्वी के कहने का असर था। प्रीति चावल का कलश गिराकर अंदर आई। फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, जिसमें एक बार शिव और 2 बार प्रीति जीती। सबने खुशी से तालियां बजाईं। फिर शिव ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम दोनों ने यह रस्म नहीं की थी ना, अब कर लो। मैं तुझे अन्वी से हारते हुए देखना चाहता हूं। सब लोग उसकी हां में हां मिलाने लगे तो अथर्व मान गया और दोनों भी बैठ गए। तभी पार्वती जी बोली, अरे इसके लिए तो अंगूठी चाहिए होगी। तभी रागिनी ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालते हुए कहा, यह अंगूठी ले लो। तो अथर्व बोला, रहने दीजिए, मेरे पास अंगूठी है। सब लोग, यहां तक कि अन्वी भी अथर्व की तरफ देखने लगे। अथर्व ने अपने गले से लॉकेट वाली चेन उतारी और उसमें से एक सोने की अंगूठी निकाली। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। किंजल ने जब वह अंगूठी देखी तो वह तुरंत पहचान गई। वही अंगूठी जो अथर्व अपने गुल्लक के पैसों से उसके लिए खरीद कर लाया था। यह सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। अथर्व ने उसकी तरफ देखा और फिर वह अंगूठी अपनी दादी को दे दी। तभी निर्भय बोला, अब तू हमें झटका देकर ही मारेगा क्या? अब तो तू अंगूठियां भी गले में लटका कर घूमने लगा है। तो अथर्व बोला, बकवास बंद कर, समझा? यह अंगूठी मेरे पास 7 सालों से है। मैंने इसे अपने गुल्लक के पैसों से खरीदा था। सब लोग समझ गए कि अथर्व वह अंगूठी किंजल के लिए लाया था। अथर्व ने फिर झुंझलाते हुए कहा, जो भी करना है जल्दी करो। फिर अंगूठी दूध और गुलाब की पंखुड़ियों वाले पानी में डाल दी गई। अथर्व और अन्वी दोनों अंगूठी ढूंढने लगे। ज्यादातर लोग अन्वी को चीयर कर रहे थे। तभी अथर्व ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसमें अंगूठी थी। पार्वती जी और रागिनी खुश हो गईं। तभी शिव बोला, 2 चांस और हैं अन्वी, तुम ही जीतोगी। लेकिन फिर भी अथर्व के हाथ में अंगूठी थी। अन्वी और उसके साथ वाले सब चुप हो गए। तीसरी बार में रोहन जोर से अन्वी को चीयर करते हुए बोला, कम ऑन अन्वी, बता दो इसे कि तुम मेरी बहन हो। और एक बार फिर अंगूठी अथर्व के हाथ में थी। सब लोग गुस्से से अथर्व को घूरने लगे। तो अथर्व बोला, अगर तूने अपना मनहूस मुंह नहीं खोला होता तो मैं अंगूठी इसे देने वाला था। फिर मैंने अपना इरादा बदल लिया। सब लोग अब भी अथर्व को घूर रहे थे। तभी अथर्व ने वह अंगूठी अन्वी के हाथों में पहना दी, जिससे अन्वी खुश हो गई। अथर्व वहां से उठते हुए बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अथर्व वहां से चला गया। वहीं रोहन बोला, कमीना कहीं का। फिर रोहन ने अपने घर जाने की इजाजत ली और किंजल को साथ लेकर चला गया। अन्वी प्रीति को शिव के कमरे में ले गई। शिव निर्भय और रिदम के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों उसे फर्स्ट नाइट के लिए टिप्स दे रहे थे। तब शिव उन्हें घूरते हुए बोला, तुम दोनों तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत एक्सपीरियंस है तुम दोनों को। तब निर्भय बोला, अब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है। अब जा अपने कमरे में और जंग जीत कर आना। अंगूठी की रस्म की तरह इसमें भी नाक मत कटवा देना। शिव अपने कमरे में चला गया, जहां अन्वी ने दूध रख दिया था। वह वहां से निकल ही रही थी कि शिव को देखकर जल्दी से बाहर निकल गई। अथर्व आधे घंटे बाद ही वापस आ गया था। वह जल्दी से अपने कमरे में आया और तीनों बच्चों को सुलाते हुए बोला, चलो बच्चों सो जाओ
और रात में उठकर मुझे और मम्मा को डिस्टर्ब मत करना। अन्वी ने उन्हें पहले ही दूध पिला दिया था। बच्चे दिन भर के शोर शराबे से ठीक से सो नहीं पाए थे, इसीलिए वे जल्दी सो गए। अथर्व ने उनके कानों में ईयर ड्रॉप्स डाले और फिर बोला, चलो तैयारी पूरी हुई। शिव जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अन्वी को जल्दी से बाहर निकलते देखा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर घूंघट डाले बैठी प्रीति को देखा। वह बेड पर जाकर बैठ गया और प्रीति का घूंघट उठाया। प्रीति बहुत शर्मा रही थी। शिव ने उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया। प्रीति ने उसे खोला तो उसमें एक बहुत प्यारा लॉकेट था। प्रीति को वह बहुत पसंद आया। वह खुशी से शिव के गले लग गई। प्रीति को ऐसे गले लगने से शिव के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह एकदम सुन्न हो गया। तभी प्रीति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शिव से अलग होने लगी, लेकिन शिव ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर किस कर दिया, जिससे प्रीति का पूरा शरीर एक झटका खा गया। शिव ने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ। वह बेड से उठने लगा तो प्रीति ने उसे पकड़कर बैठा लिया और कहा, तुम आज भी भागने की कोशिश कर रहे हो। शिव ने देखा कि प्रीति बिल्कुल भी नर्वस नहीं है तो शिव भी पीछे नहीं हटा। दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे और पूरे कमरे में उनकी आहें गूंज रही थीं। वहीं अन्वी जब कमरे में आई तो कमरे में नाइट लैंप जल रहा था। उसे हैरानी हुई। उसने बच्चों को देखा तो वे भी सोए हुए थे। तभी पीछे से अथर्व ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर चूमकर बोला, सजा के लिए तैयार हो जाओ। अन्वी अथर्व की तरफ पलटी तो थोड़ा डर गई, क्योंकि अथर्व की आंखें पीली हो चुकी थीं। वह अथर्व से अलग होने की कोशिश करते हुए बोली, अथर्व, नहीं, तुम्हारी आंखें तो। अथर्व ने अपनी पलकों का झटका दिया और नॉर्मल हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं वाइल्ड होना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? अन्वी ने थोड़ा डरते हुए कहा, अथर्व, बच्चे उठ जाएंगे, मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, वो नहीं उठेंगे। तुम बताओ, तुम मुझे इस रूप में भी अपनाओगी या नहीं? अन्वी ने अथर्व का गर्म हाथ महसूस किया। उसने अथर्व की आंखों में देखा जो लाल हो चुकी थीं। वह उसकी हालत देखकर उसके गले लग गई। अथर्व उसका इशारा समझ गया और उसने अन्वी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। वह अब सीधा खड़ा हुआ और अपने कपड़े उतार फेंके। उसकी बॉडी हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हल्दी वाले दिन भी उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, इसीलिए वह भूखे शेर की तरह अन्वी पर झपट पड़ा। उसने उसे बहुत वाइल्ड तरीके से किस करना शुरू किया। धीरे धीरे अथर्व ने अन्वी को अपने अनुकूल बना लिया और अन्वी ने भी खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। दोनों यह तक भूल गए थे कि बच्चे भी कमरे में हैं। अन्वी तो पहले ही राउंड में थककर चूर हो गई। वहीं अथर्व आज खुद को रोकना ही नहीं चाहता था। उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा था, इसीलिए वह 3 बार के बाद भी नहीं रुका। तभी एक चर्र की आवाज के साथ बेड टूट गया और उसी पल अथर्व भी अपने लास्ट मोमेंट पर पहुंच गया। बेड टूटने के बाद भी अथर्व अन्वी के ऊपर से नहीं हटा। आज वह पूरी तरह रिलैक्स था और खुश भी। अन्वी बुरी तरह थक चुकी थी। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने अथर्व के चेहरे की चमक से समझ लिया कि वह खुश है। वह भी खुश थी कि उसने इस दानव को झेल लिया था। फिर उसने टूटे हुए बेड को देखा और उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, राक्षस, दानव कहीं के, ये बेड टूट गया, सुबह सबको क्या जवाब दोगे? अथर्व ने उसे उठाया और वॉशरूम में ले जाते हुए कहा, तुम डर क्यों रही हो? बोल देंगे कि बेड कमजोर था इसलिए टूट गया। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूं। वॉशरूम में जाकर अथर्व ने बाथटब में गर्म पानी भरकर अन्वी को उसमें लिटा दिया। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। अथर्व ने जैसे तैसे बेड को सही किया और अन्वी को लेकर सो गया। सुबह होने ही वाली थी। सुबह सब लोग उठ चुके थे। नाश्ते का वक्त होने वाला था, लेकिन अथर्व और अन्वी का कमरा अभी भी बंद था। शिव और प्रीति भी नीचे सबके साथ बैठे थे। रिदम ने पूछा, अथर्व, अन्वी और तीनों बच्चे भी नहीं उठे क्या? सबने उनके कमरे की तरफ देखा और नामे सिर हिला दिया। वहीं अथर्व और अन्वी को सोए सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे कि विहान रोने लगा। अथर्व ने उठकर अन्वी को देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। वह जल्दी से उठा, टी-शर्ट पहनी और विहान को उठाकर नीचे आ गया। सब लोग बार बार अथर्व के कमरे की ओर देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और अथर्व विहान को लेकर नीचे आया।
उसने विहान को शिव की गोद में देते हुए कहा, इसे चुप करवा दो और बोतल से दूध भी पिला देना, मैं बाकी दोनों को लेकर आता हूं। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी अथर्व फिर ऊपर चला गया। शिव ने विहान को देखा और कहा, चुप हो जा विहान। फिर उसने नैनी से दूध बनाने के लिए कहा। शिव ने देखा कि विहान के कानों में रुई डली हुई है, तो उसने उसे निकालते हुए कहा, यह तेरे कान में रुई कैसे आई? सब लोग भी सोच में पड़ गए। तभी अथर्व रूहानी और अद्वित को भी अपने दादा दादी को देकर जाने लगा। शिव ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो और अनवी नहीं उठी क्या? इस पर अथर्व बोला, मुझे अभी भी नींद आ रही है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, और अनवी को थोड़ा बुखार है, इसलिए वह सो रही है। तभी शिव का ध्यान अद्वित और रूहानी के कानों पर गया, तो वह बोला, इन दोनों के कानों में रुई क्यों डाली है? अथर्व इधर उधर देखते हुए बोला, वो एक्चुअली ये तीनों एक दूसरे की आवाज सुनकर उठ न जाए, इसलिए रुई डाली है कानों में। वह झूठ बोल रहा था, यह सबको साफ महसूस हो रहा था। तभी अथर्व ने रिदम से कहा, अच्छा सुन मेरे कमरे का। वह रुक गया और सबको देखने लगा। फिर रिदम को एक तरफ ले जाकर उसके कान में कहा, मेरे कमरे का बेड टूट गया है, तो आज शाम तक एक किंग साइज बेड का इंतजाम कर देना, और खबरदार अगर किसी को कुछ बताया तो। इतना कहकर अथर्व अपने कमरे में जा चुका था। अथर्व के जाने के बाद रिदम सबके पास जाकर बैठ गया। तब नरेंद्र जी बोले, रिदम, अथर्व ने क्या कहा? सभी उसकी ओर देखने लगे। तब रिदम बोला, कुछ नहीं दादाजी, लगता है कुछ महीने बाद अद्वित, विहान और रूहानी को 2-3 भाई बहन और आ जाएंगे। यह सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। तब शिव बोला, मतलब? रिदम ने कहा, मतलब समझ जाना। खैर, उसने कहा कि वो लोग नाश्ता बाद में करेंगे, हम उनका इंतजार न करें और नाश्ता कर लें। वहीं अथर्व अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गया। दोपहर में अनवी की आंखें खुलीं तो वह उठकर बैठ गई। उसके उठते ही बेड थोड़ा हिला और फिर से एक तरफ झुक गया। वह पास लेटे अथर्व पर गिर गई। अथर्व भी उठ गया था। वह अनवी को पकड़कर बोला, लगता है तुम्हारा मन अभी नहीं भरा। अनवी उससे अलग हुई और बोली, बकवास बंद करो और उठो। अनवी ने उठकर अपने शरीर पर बने हुए निशान देखे और बड़बड़ाने लगी, राक्षस, हैवान, आदिमानव, ये तुमने क्या किया देखो। अथर्व ने अनवी को देखा और कहा, ये तो प्यार की निशानियां हैं। फिर उसने दराज से एक क्रीम और दवाई का पैकेट निकाला। उसने अनवी को 2 गोलियां दी और कहा, ये लो, इसे खा लो। एक गोली दर्द की है और एक प्रेग्नेंट न होने की, और इस ट्यूब से निशान जल्दी चले जाएंगे। अनवी ने वो दोनों गोलियां खाईं और ट्यूब लेकर वॉशरूम में चली गई। लंच का टाइम हो रहा था जब अथर्व और अनवी नीचे आए। आज संडे था, इसलिए सब लोग घर पर ही थे। सब उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। अथर्व ने शिव से कहा, लगता है तेरी बीवी से तेरा मन भर गया है, इसीलिए मुझे घूरने में लगा है। तभी निर्भय वहां आते हुए बोला, लोग तो तुझे घूरेंगे ही, जब तू 3-3 बच्चों का बाप होकर बेड तोड़ रहा है। अनवी जो पानी पी रही थी, उसे जोर का ठसका लगा और पानी उसके मुंह से बाहर निकल गया। वह बुरी तरह खांसने लगी। यह सुनकर अथर्व ने गुस्से से रिदम को घूरकर देखा और उठकर अनवी की कमर सहलाने लगा। रिदम अथर्व की नजर देखकर डर गया और बोला, मैंने इसे कुछ नहीं बताया। तभी निर्भय बोला, बाहर बेड वाले आ गए हैं और बेड तोड़ने की ताकत तू ही रखता है। शिव के बस की बात नहीं है, और अंकल आंटी को रहने ही दो। उसकी बात सुनकर राजेंद्र और रागिनी बुरी तरह चिढ़ गए। बस फिर क्या था, अथर्व ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए रिदम के कमरे में ले गया। उसके बाद उसकी चीखें मेंशन में गूंजने लगी। बाहर सब लोग घबरा गए। अनवी ने शिव से कहा, उसे रोको जाकर। शिव कुर्सी पर फैलते हुए बोला, बहुत जुबान चलने लगी है इस लड़के की। अच्छा ही है, मैं तो कहूंगा, मुंह तोड़ दे साले का। रिदम हंसने लगा और बोला, लगता है तुझे उसकी बातें लग गईं। कहीं कल दूसरा बेड तो नहीं आ रहा। आगे जारी रहेगा। आज के एपिसोड पर क्या ही सवाल कर सकते हैं, लेकिन हां, आप लोग कमेंट जरूर करना। मेरी नई ऑडियो सीरीज वैरिसु के नाम से पॉकेट FM पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में।
अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। तभी निर्भय बोला, बाहर बेड वाले आ गए हैं और बेड तोड़ने की ताकत तू ही रखता है। शिव के बस की बात नहीं है और अंकल आंटी को रहने ही दो। उसकी बात सुनकर राजेंद्र और रागिनी बुरी तरह चिढ़ गए। बस फिर क्या था, अथर्व ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए रिदम के कमरे में ले गया। उसके बाद उसकी चीखें मेंशन में गूंजने लगी। बाहर सब लोग घबरा गए। अन्वी ने शिव से कहा, उसे रोको जाकर। शिव कुर्सी पर फैलते हुए बोला, बहुत जुबान चलने लगी है इस लड़के की। अच्छा ही है, मैं तो कहूंगा मुंह तोड़ दे साले का। रिदम हंसने लगा और बोला, लगता है तुझे उसकी बातें लग गईं। कहीं कल दूसरा बेड तो नहीं आ रहा। अब आगे। यह कहकर रिदम वहां से भाग गया। तभी अथर्व गुस्से में वहां आकर बैठ गया और खाना खाने लगा। रिदम बेड वालों को अंदर ले गया और अथर्व के कमरे में नया बेड लगवा दिया। अथर्व ने शिव से कहा, ऐसे क्यों घूर रहा है? वो बेड कमजोर था, दिमक लग गई थी उसमें। उसकी बात सुनकर राजेंद्र समेत सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। अथर्व अपने दादाजी को घूरते हुए बोला, दादाजी शर्म करिए। तभी पार्वती जी बोली, अथर्व बेटा शर्म तो तुम करो, वो बेड नया था, अभी 2 महीने पहले ही अन्वी ने बदलवाया था। अथर्व का मुंह बंद हो गया। उसने अन्वी की तरफ देखा जो गुस्से में उसे घूर रही थी। तभी सबका ध्यान लंगड़ाते हुए आते निर्भय पर गया, जिसका मुंह गुब्बारे की तरह सूज गया था। वह रिदम के पास गया जो पुराना बेड निकलवा रहा था। रिदम ने उसे सहारा देकर वहीं सबके पास कुर्सी पर बैठा दिया और बोला, कुछ ज्यादा हाथ साफ नहीं हो गया। निर्भय का एक हाथ लटक रहा था। वह रोते हुए बोला, लगता है हाथ तोड़ दिया साले ने। अथर्व उसे अब भी घूर रहा था। वह जल्दी से खाना खाकर उठ गया और अपने कमरे में चला गया। अन्वी भी शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए वह भी उसके पीछे चली गई। अथर्व के जाने के बाद रिदम निर्भय से बोला, तुझे ही चूल मची हुई थी उंगली करने की। अब भुगत बेवकूफ कहीं का। मुझे भी सब पता था, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं कहा। बेड तो वो एक मुक्के में भी तोड़ सकता है, इसमें इतना भी क्या एम्ब्रेस करना। निर्भय बच्चा नहीं है तू, अब तू मजाक की भी लिमिट पार कर गया। कितनी शर्मिंदा हो रही थी अन्वी, जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। उनकी निजी जिंदगी है, जैसे मर्जी जे। रिदम की बात से सब लोग सहमत थे। निर्भय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर रिदम उससे हॉस्पिटल लेकर गया। उसके एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। निर्भय ने वापस आकर अथर्व से माफी मांगी। उसके बाद कभी निर्भय ने अथर्व से ऐसा मजाक नहीं किया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे। अथर्व और अन्वी की मैरिड लाइफ भी खुशहाल थी। इन्हीं सब में 6 साल गुजर गए। 6 साल बाद शाम के समय अथर्व अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वह किसी जरूरी प्रोजेक्ट की फाइल देख रहा था। नयन उसके सामने खड़ा होकर कुछ पॉइंट्स बता रहा था। अथर्व ने कहा, हां ठीक है, कल संडे है तो परसों सुबह की मीटिंग फिक्स कर दो। नयन बोला, जी सर, और वहां से चला गया। फिर अथर्व उठकर शिव के केबिन में आया, जिसके हाथ में एक फाइल थी और वह उसे बड़े प्यार से देख रहा था। अथर्व उसके सामने जाकर बैठ गया। उसे अथर्व के आने का पता ही नहीं चला। जब अथर्व ने उसे ऐसे खोए हुए देखा तो वह उठकर उसके पीछे खड़ा हो गया। शिव के हाथ में फाइल थी और उसने उसके बीच में अपना फोन रखा था, जिसमें उसकी और प्रीति की फोटो थी। फोटो में शिव ने प्रीति को कमर से पकड़ रखा था और प्रीति के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। अथर्व ने उसके सामने से फोन उठा लिया। शिव होश में आया। उसने घूमकर ऊपर देखा तो अथर्व उसे बुरी तरह घूर रहा था। वह घबरा गया और बोला, अथर्व तू कब आया? अथर्व ने ठंडी आवाज में कहा, जब तू अपने सड़े हुए चेहरे और अपनी बीवी के प्यार भरे चेहरे को देखकर खुश हो रहा था। शिव का मुंह उतर गया। तभी अथर्व के फोन पर मैसेज टोन बजी। अथर्व जल्दी से बोला, चल जल्दी मेंशन चलना है, गुंडी आज फिर भड़क गई है। वो दोनों जल्दी ही मेंशन के लिए निकल गए। मेंशन में 6 बच्चे एक लाइन में सिर झुकाए खड़े थे। उनके सामने अन्वी गुस्से में उन्हें डांट रही थी। एक तरफ नरेंद्र जी, पार्वती जी, राजेंद्र और रागिनी खड़े थे। दूसरी तरफ रोहन और किंजल खड़े थे, जिनकी गोद में 2 साल की बच्ची थी। वहीं रिदम और दिया भी खड़े थे। उनकी गोद में भी 2 बच्चे थे।
सब परेशान होकर सामने का नजारा देख रहे थे। अन्वी गुस्से में बच्चों की तरफ बढ़ी और उन्हें डांटते हुए बोली, तुम लोगों ने उन बच्चों को क्यों मारा? तब अद्विक ने कहा, मम्मा, उस समीर ने हमारे देव को मारा था, इसलिए हमने उसे मारा। फिर वह अपने दोस्तों को लेकर हमें मारने आया तो हम क्या पीछे हटते? हमने भी उन्हें पीट दिया। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। रूहिका और विहान दोनों अन्वी से डरते थे, लेकिन अद्विक उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता था। अन्वी और बाकी सबको उसमें अथर्व की झलक दिखाई देने लगी। वह हद से ज्यादा अथर्व पर गया था और तीनों भाई बहनों में सबसे ज्यादा खूंखार भी वही था। अन्वी ने अद्विक को पकड़ लिया और कहा, तुम शैतान लड़के, तुम ही इन सबको गाइड कर रहे हो, तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तभी अथर्व वहां आते हुए बोला, पहले यह पता करो कि शुरू से बात क्या हुई थी, फिर कुछ कहना। अथर्व को वहां आते देख सभी बच्चे खुश हो गए। वहीं अन्वी अथर्व को घूरते हुए बोली, ओह, तो तुम आ ही गए, सूंघते हुए। अथर्व ने अन्वी को नजरअंदाज किया और सोफे पर बैठते हुए कहा, सभी बच्चा पार्टी, इधर आओ। सभी बच्चे अथर्व के पास भाग गए। अथर्व ने अद्विक को बुलाया और कहा, बताओ क्या हुआ था? तो अद्विक बोला, पापा, हम सब पास वाले पार्क में खेलने गए थे। वहां पर वह समीर भी आया हुआ था। वह पहले तो हमें चिढ़ाने लगा तो हमने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उसने हमारे देव को झूले से धक्का दे दिया। तब हमें गुस्सा आ गया। मैंने उसे पकड़ लिया और 2 थप्पड़ मारे। वह रोते हुए वहां से भाग गया। फिर हम सब दोबारा खेलने लगे तो वह अपने बड़े भाई और उसके दोस्तों को लेकर आया हमें पीटने के लिए। तब हमने भी उन्हें पीट दिया। मैंने तो फिर भी कम मारा था। मुझसे ज्यादा तो रूहिका और विहान ने उन पर हाथ साफ किया था। रूही ने तो उसके पेट पर लात भी मारी थी। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। वहीं अथर्व अन्वी को देखकर हंसने लगा। उसने रूही को गोद में उठा लिया और कहा, यह है मेरी शेरनी, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है। अन्वी अथर्व के पास आई और रूही को उसकी गोद से उतार दिया। फिर उसे और विहान को डांटते हुए बोली, तुम दोनों को मैं शरीफ समझती थी, पर तुम तो अद्विक से भी 2 कदम आगे निकले। लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात होती है, तुम सबको मैं कैसे समझाऊं? तभी अथर्व ने देव को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, देव, बुआ को दिखाओ तुम्हें कितनी चोट लगी है बेटा। देव ने मासूमियत से अन्वी को देखा जो उसकी तरफ देखने लगी थी। उसने अपनी कोहनी दिखाई जो गिरने से छिल गई थी और उसमें से थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। उसने अपना सर भी दिखाया जहां पीछे हल्की सूजन आ गई थी जो हाथ लगने से भी दर्द दे रही थी। उसकी आंखों में दर्द के आंसू थे जो अन्वी को देखकर रुक गए। यह देखकर अन्वी के साथ साथ सबको बहुत दुख हुआ। वहीं अथर्व और अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर दोनों ने खुद को शांत किया। अन्वी ने देव को अपने गले से लगाया और उससे चुप करवाते हुए कहा, बुआ को माफ कर दो देव, पहले यह चोट क्यों नहीं दिखाई? मैं खुद जाकर उनका मुंह तोड़ कर आऊंगी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। फिर शिव आगे बढ़ा और देव को बैंडेज लगाई। इसके बाद उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। अद्विक, रूही, दिव्यांग और विहान को ले गया, लेकिन 2 छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की जो शिव के बच्चे थे, वहीं सोफे पर बैठे अथर्व की गोद में चढ़ गए। लड़के का नाम अक्षत और लड़की का नाम अक्षिता था जो अथर्व ने ही रखा था। दोनों बोले, बड़े पापा, हमें आइसक्रीम खानी है और मम्मी खाने ही नहीं दे रही। तब प्रीति आगे आई और बोली, अथर्व, इन्होंने दोपहर में आइसक्रीम खाई थी और अब फिर से मांग रहे हैं। अगर इनकी तबीयत बिगड़ गई तो तुम ही पूरा घर सिर पर उठाओगे। तब अथर्व बच्चों से बोला, जब तुम दोनों ने आइसक्रीम खाई थी तो दोबारा क्यों मांग रहे हो? किसी को कुछ नहीं मिलेगा, चलो मेरे साथ। बड़े पापा, आज तुम सबके साथ खेलेंगे। दोनों खुश हो गए। अथर्व उन्हें लेकर बाकी बच्चों के पास चला गया। उनके जाने के बाद सब लोग शांति से बैठ गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ था। शिव की शादी के 6 महीने बाद ही अथर्व ने धूमधाम से रिदम और दिया की शादी कराई थी। इसी दौरान विराट और विशाखा की शादी भी काजल और वंश से हो गई थी, जिसमें अथर्व को अन्वी ने ही शामिल होने के लिए तैयार किया था। वैसे भी अथर्व को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने शादी में शामिल होकर विशाखा का भाई होने का फर्ज पूरा कर दिया था। शिव की शादी के 10 महीने बाद ही प्रीति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। फिर रिदम को भी एक बेटा हुआ। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स के चलते दिया मां नहीं बन पाई,
तो उसने अथर्व के अनाथ आश्रम से ही एक बच्चा गोद ले लिया, जिसे कोई पैदा होते ही आश्रम के बाहर छोड़ गया था। मेंशन से जाने का अथर्व का प्लान भी फेल हो गया था, जिसे रागिनी और विराट ने ही रोका था। अथर्व खुद से ही काजल को भड़काने की कोशिश करता रहा, जिसे देखते हुए विराट ने पूनम के पास ही शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि पूनम ने कई बार राजेंद्र से विराट को अपने साथ रखने की मांग की थी, जिसे मानने के लिए रागिनी बिल्कुल तैयार नहीं थी। काजल की हरकतों को देखते हुए विराट पूनम के घर में शिफ्ट हो गया था। वह नहीं चाहता था कि अथर्व के जाने से रागिनी दुखी हो। वह वहीं से राठौर एम्पायर को संभाल रहा था। विशाखा उसकी काफी मदद कर देता था। उन दोनों को भी एक एक बच्चा हो गया था। विशाखा दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। डिनर के वक्त राठौर और राजावत परिवार साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कल संडे था और संडे को अथर्व ने अपने सभी दोस्तों के साथ बिताने के लिए फिक्स किया था। हर्षित और निर्भय सुबह आते थे। रोहन भी किंजल को लेकर हर सैटरडे की शाम को आ जाता था, इसलिए हर सैटरडे को राजावत परिवार उन्हीं के साथ डिनर करता था। अन्वी ने सभी बच्चों को खाने के लिए बुलाया तो सभी भागते हुए वहां पहुंच गए। विहान राजेंद्र की गोद में जाकर बैठ गया और रूही रागिनी की गोद में बैठ गई। दोनों बच्चों का लगाव अपने दादा दादी के साथ बहुत ज्यादा था। अद्विक नरेंद्र और पार्वती जी की बीच वाली कुर्सी पकड़कर बैठ गया था। अन्वी के समझाने पर अथर्व ने बच्चों को रागिनी और राजेंद्र के पास जाने दिया था, लेकिन अद्विक सबसे अलग था। वह भले ही उन्हें नापसंद नहीं करता था, लेकिन उनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाया था। उसका झुकाव नरेंद्र और पार्वती जी की तरफ ज्यादा था। अथर्व आज भी राजेंद्र और रागिनी से चिढ़ जाता था। वह उन्हें नजरअंदाज कर दिया करता था, जिसे उन दोनों के साथ साथ बाकी सब भी महसूस करते थे। देव अन्वी की गोद में आकर बैठ गया था और अक्षत अथर्व की गोद में और रिदम का बेटा शिव की गोद में विराजमान हो गया। यह हर बार का ही होता था। अब सब लोग अपनी अपनी गोद में बैठे बच्चों को खाना खिलाने में लग गए। सब बातें करते हुए खुद भी खाना खा रहे थे और बच्चों को भी खिला रहे थे। खाना खाकर बच्चे अपने कमरे में चले गए। देव भी रात को अन्वी के पास सो जाता था। शिव, रिदम, अथर्व और रोहन भी गार्डन में बैठकर बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरे में चले गए। अथर्व अपने कमरे में आ गया था। अन्वी कपड़े बदलकर बैठी हुई थी। वह फोन में गेम खेल रही थी। अथर्व ने भी शॉवर लिया और बेड पर आकर लेट गया। अन्वी ने अपना फोन रखा और अथर्व के पास लेटते हुए बोली, अथर्व, बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो भी देखते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर करते हो। उनके सामने तो कम से कम उन्हें इग्नोर मत किया करो। तब अथर्व बोला, तुम फिर से शुरू हो गई अन्वी। तुम्हारे कहने पर ही मैं इस मेंशन में रहने के लिए हां कहा। उन दोनों को देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं उन दोनों को अपने आसपास भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारे कहने पर ही मैं बच्चों को भी उनके पास जाने से नहीं रोकता। अब इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। यह कहकर अथर्व ने गुस्से से दूसरी तरफ करवट ले ली। तब अन्वी बोली, तो कब तक तुम उन्हें इग्नोर करते रहोगे अथर्व? अथर्व ने उसी तरह मुंह फेर कर कहा, जब तक वो दोनों मर नहीं जाते या फिर मैं नहीं मर जाता। अन्वी दंग रह गई अथर्व की नफरत देखकर। उसने फिर कुछ नहीं कहा। अथर्व दिन भर का थका हुआ था, सो गया। अन्वी भी उससे पीछे से पकड़कर सो गई। वहीं रागिनी अपने कमरे में आ गई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। राजेंद्र बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में कोई किताब थी। उसने रागिनी के आने पर भी नजरें किताब से नहीं हटाईं। वह पढ़ते हुए ही बोला, बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। पानी लेने गई थी या उबालने? रागिनी कुछ नहीं बोली। राजेंद्र ने उसकी तरफ देखा तो उसके आंसू बहने लगे। राजेंद्र ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा? अथर्व ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व की नफरत कभी खत्म होगी या वह अपने माता पिता को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल चुका है? अन्वी कब तक इस टूटे रिश्ते के बीच पुल बनने की कोशिश करती रहेगी और क्या उसकी कोशिशें कभी रंग लाएंगी? रागिनी के आंसू आखिर किस दर्द की गवाही दे रहे हैं? बेटे की बेरुखी या किसी पुराने गुनाह का बोझ? क्या राजेंद्र इस बार अपनी पत्नी और बेटे के बीच की दीवार को तोड़ पाएगा या फिर यह खामोशी हमेशा के लिए राठौर मेंशन को बांट देगी? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या आने वाले वक्त में अथर्व का अतीत फिर से लौटेगा, किसी ऐसे सच के साथ जो सबकी जिंदगी बदल देगा? मेरी नई ऑडियो सीरीज वारिसू के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। अथर्व मुंह बनाते हुए बोला, यह पूरी जिंदगी मेरे सीने पर मूंग दलना चाहता है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। अब तक सब लोग निर्भय की शरारतों का शिकार हो चुके थे। सब बातें कर रहे थे, तभी विहान निर्भय की पीठ पर लटक गया और बोला, चाचू, आपकी शादी हो जाएगी। निर्भय मुंह बनाते हुए बोला, हां मेरे बाबू, चढ़ा दिया तेरे बाप ने मुझे भी सूली पर। तब रूहिका बोली, पर चाचू, अब तो आपका बाबू कोई और बन जाएगा। निर्भय ने हैरानी से कहा, कौन बन जाएगा मेरा बाबू? तेरा छोटा भाई या बहन आ रहा है क्या? उसकी बात सुनकर अथर्व और अन्वी उसे गुस्से से देखने लगे। तब अद्विक ने अथर्व की तरह चिढ़ते हुए कहा, इसके कहने का मतलब आप अब चाची को बाबू बुलाया करेंगे। निर्भय ने कहा, अपने बाप की तरह मत बोला कर। उसने अद्विक को घूर कर देखा और फिर अथर्व से कहा, तू इसको ट्रेनिंग दे रहा है अपनी तरह जहर उगलने की, मतलब तेरी तरह बात कर रहा है ये। अद्विक एक बार फिर अथर्व की गोद में बैठ गया। अथर्व ने महसूस किया कि अद्विक का शरीर थोड़ा गर्म था। कुछ देर बाद निर्भय के पेरेंट्स वहां से चले गए। अन्वी ने अद्विक को अपने पास खींचा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? सुबह से देख रही हूं अजीब बिहेव कर रहे हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा? एडविक का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था। जब एडविक ने अन्वी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अन्वी ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। तब उसने महसूस किया कि अद्विक का शरीर बहुत गर्म हो रखा है। वह घबराते हुए बोली, तुम्हें बुखार है अद्विक? अब तक सब घबरा गए थे। रिदम और अथर्व ने उसे छूकर देखा तो उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखाई देने लगी। अथर्व ने उसे उठाया और जल्दी से अपने कमरे में ले गया। रिदम भी अथर्व के पीछे पीछे चला गया, ट्रीटमेंट का सामान लेकर। कुछ देर बाद रिदम बाहर आया और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है। अद्विक को तेज बुखार आया है, मैंने उसे दवाई दे दी है, वह ठीक हो जाएगा। तब जाकर सबने चैन की सांस ली। निर्भय ने रिदम की तरफ देखा तो उसने बाद में बात करने का इशारा करते हुए वहां से चला गया। अन्वी और बाकी सब अद्विक के पास आए, जिसका सर अथर्व सहला रहा था, जिसकी वजह से अद्विक जल्दी सो गया। सब बच्चे भी परेशान खड़े थे। अथर्व ने उन सभी को देखा और कहा, ए बच्चा पार्टी, तुम्हारे गैंग लीडर को कुछ नहीं हुआ है, शाम तक फिर तुम सबके साथ खेलेगा। सभी बच्चे अद्विक के पास पलंग पर बैठ गए और सब बड़े नीचे आ गए थे। अन्वी और प्रीति सबके लिए खाना बनाने लगी। किंजल और रागिनी भी उनके साथ किचन में उनका हाथ बटा रही थीं। नरेंद्र जी और बाकी सब बाहर हॉल में बैठे बच्चों की बातें करते हुए हंस रहे थे। अथर्व, रिदम, निर्भय, रोहन, हर्षित और शिव सब एक कमरे में बैठे हुए थे। अथर्व बहुत गुस्से में था। वह रिदम से बोला, तुम तो कहते थे कि मेरे शरीर की कोई भी बीमारी मेरे बच्चों में नहीं आएगी, तो फिर ये सब क्या है? अद्विक का शरीर इतना गर्म कैसे हो रहा है, वो भी इतनी कम उम्र में? निर्भय अथर्व को शांत करते हुए बोला, तू शांत हो जा पहले। रिदम, तू बता, ये कैसे हो सकता है? तब रिदम ने कहा, तुम सब पहले शांति से सोचो कि अद्विक के साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। कल तक तो वह बिल्कुल ठीक था। तब अथर्व बोला, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। रिदम ने कहा, देखो, सब जानते हैं कि अद्विक के अंदर तुम्हारी कितनी आदतें हैं। ये सब उसके अंदर गुस्से की वजह से हो रहा है। मतलब वह किसी बात से नाराज है और उसे बाहर न निकाल पाने की वजह से अंदर ही अंदर पी रहा है, जिसका नतीजा है उसकी बॉडी हीट बढ़ रही है, आगे जारी रहेगा। क्या अद्विक का यह गुस्सा सिर्फ एक बच्चे की भावनात्मक प्रतिक्रिया है, या उसके भीतर वही आग जाग रही है जिसने कभी अथर्व को अथर्व बनाया था? क्या यह विरासत सिर्फ खून की नहीं बल्कि दर्द और बदले की भी है, जो अब अगली पीढ़ी की रगों में बहने लगी है? क्या अथर्व अपने बेटे के भीतर पनपते उस तूफान को समय रहते पहचान पाएगा, या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने वाला है? क्या अद्विक का मौन एक पिता की गलती का प्रतिशोध बनकर लौटेगा, या वह अपनी मासूमियत से इस आग को बुझा देगा
और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाला वक्त अथर्व के बेटे को उसकी परछाई बनाएगा, या उसकी कहानी का सबसे खतरनाक सच? मेरी नई ऑडियो सीरीज वारिसों के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। निर्भय अथर्व को शांत करते हुए बोला, तू शांत हो जा पहले। रिदम, तू बता ये कैसे हो सकता है? तब रिदम ने कहा, तुम सब पहले शांति से सोचो कि अद्विक के साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। कल तक तो वह बिल्कुल ठीक था। तब अथर्व बोला, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। रिदम ने कहा, देखो, सब जानते हैं कि अद्विक के अंदर तुम्हारी कितनी आदतें हैं। ये सब उसके अंदर गुस्से की वजह से हो रहा है। मतलब वह किसी बात से नाराज है और उसे बाहर न निकाल पाने की वजह से अंदर ही अंदर पी रहा है, जिसका नतीजा है उसकी बॉडी हीट बढ़ रही है। अब आगे उसके साथ तुम्हारी वाली प्रॉब्लम नहीं है। उसकी इस कंडीशन की वजह है उसका गुस्सा। तुम्हारे केस में मामला अलग था अथर्व, और क्या पता उसके अंदर भी तुम्हारी तरह कोई राक्षस बैठा हो जो समय के साथ बाहर आए। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अथर्व परेशान हो गया था। वह बोला, इसका मतलब मेरा आदि भी मेरी तरह ही है। यह नहीं हो सकता, यह नहीं होना चाहिए। वह अभी बच्चा है, वह यह सब कैसे हैंडल कर पाएगा? तब निर्भय ने अथर्व को समझाते हुए कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिव ने भी कहा, हां, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा आदि बिल्कुल ठीक है। तभी रोहन ने मुंह खोलते हुए कहा, और अगर ऐसा ही हुआ तो अद्विक के फीचर अथर्व से 90% से ज्यादा मिलते हैं, तो क्या पता वह भी अथर्व की तरह। अथर्व ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया और घूरते हुए बोला, साले मनहूस, तुझसे कहा है ना कि अपना मुंह बंद रखा कर। जब भी बोलता है कबाड़ा ही बोलता है। तब रिदम बोला, ऐसा हो सकता है। सबने उसकी तरफ देखा तो वह आगे बोला, और हमें ऐसा होने से रोकना होगा। हमें उसका ध्यान रखना होगा, उसके आसपास खुशियों भरा माहौल बनाना होगा, और यह भी देखना होगा कि उसे गुस्सा ना आए। अथर्व, तुम ही उसका मुंह खुलवा सकते हो। पता करो किस बात पर वह इतना गुस्सा है। अथर्व ने हां में सिर हिलाया। तभी बाहर से प्रीति ने खाने की आवाज लगाई तो सब अपने आप को नॉर्मल करते हुए बाहर चले आए। सभी लोग लंच के लिए बैठे हुए थे। अथर्व अद्विक के बारे में सोच रहा था। सभी बच्चे भी चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी दिव्यांग अथर्व से बोला, फूफू, आदि ठीक हो जाएगा ना? तब अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, वह ठीक हो गया है। अगर तुम चाहो तो अभी वह तुम्हें पीट सकता है। यह सुनकर दिव्यांग झेंप गया। तभी विहान अथर्व से बोला, पापा, 2 दिन बाद टीचर सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं जाएंगे? तब अथर्व ने कहा, बिल्कुल जाओगे। किसने कहा कि नहीं जाओगे? रूही का बोली, हमें लगा पापा की भाई की तबीयत खराब है, कहीं आप हमें जाने से मना न कर दें। ऐसे ही बातें करते हुए सबने खाना खा लिया। शाम को शिव और निर्भय सब बच्चों को अपने साथ पार्क में घुमाने ले गए। वहीं अथर्व भी पार्क का कहकर ही अद्विक को उन्हीं के साथ लेकर निकला। सब बच्चे एक तरफ खेल रहे थे। अथर्व अद्विक को लेकर अलग बेंच पर बैठ गया और बोला, अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें? अथर्व की बात सुनकर अद्विक इधर उधर देखने लगा और बोला, कुछ भी नहीं हुआ है पापा। तब अथर्व ने उससे अपनी तरफ घुमाया और कहा, बताओ, अगर कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर करो। अद्विक फिर भी कुछ नहीं बोला। अथर्व ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानते हो, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारे आसपास तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हारा ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अद्विक गौर से अथर्व को देख रहा था। वह बोला, आपके साथ ऐसा नहीं था, है ना? अथर्व ने उसकी तरफ देखा और कहा, हां, मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो अब बताओ, तुम किस बात को लेकर परेशान हो? तब अद्विक बोला, कल रात मैंने दादा दादी को बात करते हुए सुना कि उन्होंने आपको बहुत दुखी किया था, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं करते। मुझे बस वहीं पर गुस्सा आ गया था। अद्विक ने अथर्व के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पापा, मुझे सब जानना है कि आप उनसे नाराज क्यों हैं। प्लीज बताइए। अथर्व ने अद्विक को देखा और फिर कहा, ठीक है,
लेकिन अपने मम्मा को, विहान और रूहिका को तुम कुछ भी नहीं बताओगे। वादा करो। अद्विक खुश हो गया और बोला, वादा। अथर्व अद्विक को अपने साथ ले जाते हुए शिव और निर्भय से बोला, तुम सब घर चले जाना, मैं अद्विक को थोड़ा घुमा कर लाता हूं। रूही और बाकी बच्चे भी अथर्व के साथ जाने की जिद करने लगे। तब अथर्व ने उनसे कहा, फिर किसी दिन चलेंगे। यह कहकर उसने बात टाल दी और अद्विक को लेकर वहां से निकल गया। शाम के 7:00 बजे जब शिव और निर्भय सब बच्चों को लेकर पेंशन पहुंचे तो अथर्व और अद्विक को वहां न देखकर अनवी शिव से बोली, अथर्व और आदि कहां हैं? वो दोनों भी तो तुम सबके साथ गए थे। तब निर्भय बोला, वो दोनों बाप बेटे का मन था अकेले घूमने का, इसलिए थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर अनवी ने बच्चों से कहा, चलो तुम सब अपने कमरे में जाओ। सब बच्चे वहां से चले गए। तब अनवी शिव और निर्भय की ओर देखते हुए बोली, तुम हम सब से कुछ छुपा रहे हो, है ना? अब तक सब लोग वहां आ चुके थे। अनवी बोली, जरूर अद्विक की तबीयत बिगड़ने का कारण कुछ और है जिसे तुम सब मिलकर छुपा रहे हो। बताओ क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या वो भी अथर्व की तरह तो नहीं बन गया? अनवी अब तक पैनिक हो चुकी थी। पार्वती जी ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी शिव ने कहा, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? यह कहकर उसने काजल की तरफ देखा जो थोड़ी घबरा गई थी। शिव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनवी, अथर्व ने तुमसे पहले भी कहा है ना कि अगर तुम्हें कोई परेशानी या शक हो तो सीधे उससे बात किया करो। ऐसे ही किसी की बातों पर ध्यान मत दो जो कभी तुम्हारा भला नहीं सोच सकते। तब अनवी बोली, लेकिन यह बात मेरे बेटे की है, आखिर हुआ क्या है उससे? निर्भय बोला, अथर्व अपने और अद्विक के बीच की हर झिझक को मिटाने गया है। वो बाप बेटे के रिश्ते को दोस्ती में बदलना चाहता है ताकि अद्विक अपने दिल की हर बात बिना झिझक उसे बता सके। वो भी अद्विक को अपने जैसा बनता हुआ नहीं देखना चाहता। वो उस कड़ी को तोड़ देना चाहता है जिससे अद्विक अथर्व की तरह बन सकता है। निर्भय आगे बोला, वो एक बहुत अच्छा पिता है अनवी। वो भी अपने बच्चों को तुम जितना ही प्यार करता है। कम से कम वो अपने बाप जैसा तो नहीं है जिसने कभी उससे उसकी परेशानी तक नहीं पूछी। निर्भय की आखिरी बात से सब समझ गए कि वह राजेंद्र को ताना मार रहा है। तब नरेंद्र जी बोले, अथर्व का नाम लेते लेते तुम लोग अब राजेंद्र को भी ताने कसने लगे। अब बताओ आखिर बात क्या है? घर का माहौल बिगड़ने के कगार पर है। तब शिव ने कहा, दादाजी, अथर्व भी यही पता करने गया है। अनवी बोली, मतलब? शिव बोला, एक्चुअली आदि को कोई बात परेशान कर रही है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वह गुस्से में है और यही गुस्सा पहली सीढ़ी है अथर्व की तरफ बनने की। बस अथर्व यह जानने गया है कि बात क्या है। क्या आप सबने आज सुबह से ही आदि का बिहेवियर नहीं देखा? वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था, बस वही वजह है। शिव की बात सुनकर सब लोग सहमत थे। सबने आज अद्विक का अजीब व्यवहार देखा था। फिर सब अपने अपने कामों में लग गए और अनवी भी खाना बनाने लगी। अथर्व अद्विक को लेकर अपने उस नए मेंशन में आया जिसमें वह यहां से निकलने के बाद रहने वाला था। अद्विक गौर से उस मेंशन को देख रहा था। अथर्व उसे लेकर एक कमरे में आया। उस कमरे की दीवार पर उसकी और अनवी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अद्विक बोला, पापा, मम्मा कितनी क्यूट लग रही है ना इस तस्वीर में। अथर्व ने हामी में जवाब दिया और फिर उसे लेकर बेड पर बैठ गया। फिर उसने शुरू से लेकर अब तक की अपनी जर्नी के बारे में उसे बताया, सिर्फ वह फॉर्मूला वाला हिस्सा छोड़कर। अपने पापा के बारे में सब कुछ जानकर अद्विक हैरानी से मुंह खोले बैठा हुआ था। सब कुछ बताने के बाद अद्विक अथर्व से बोला, नानू ने भी आप पर हमला किया था? अथर्व ने हां में सिर हिलाया और कहा, अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तब अद्विक बोला, मुझे अब सब पर गुस्सा आ रहा है। अथर्व ने पूछा, क्यों? अद्विक बोला, सबने कितना गलत किया आपके साथ, आपने उन्हें उनकी सजा क्यों नहीं दिलवाई? अथर्व बोला, सबको अपने की सजा मिल चुकी है। तुम्हारे दादा दादी और नाना के लिए इससे बड़ी क्या सजा होगी कि उनके अपने बच्चे उनसे बात तक नहीं करते। तुम्हें किसी से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आज देखो वो सब भी तुम्हारे पापा से कितना प्यार करते हैं। वो बात और है कि मुझे उनके प्यार की कोई जरूरत नहीं है। तुम अथर्व राठौर नहीं हो, तुम अद्विक अथर्व राठौर हो। जो मुझे नहीं मिला उसका कई गुना मैंने तुम तीनों बच्चों को दिया है।
तुम्हें किसी के लिए भी अपने मन में नफरत पालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दादा दादी और नाना से पहले की तरह ही बात करनी होगी। वो तुम बच्चों की नफरत नहीं झेल पाएंगे, और आगे से अगर तुम्हें कोई बात परेशान करे तो मुझसे जरूर शेयर करना। ऐसे अंदर ही अंदर खुद को टॉर्चर मत करना। फिर अथर्व ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आज से हम दोस्त हैं। तुम अपने पापा से ना सही, अपने दोस्त से तो बातें शेयर कर सकते हो। अद्विक ने आगे बढ़कर अथर्व का हाथ थाम लिया और कहा, जब भी मुझे आपसे यानी अपने दोस्त से बात करनी होगी तो मैं आपको राहु कहकर बुलाऊंगा। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, यह तुमने हर्षित के दादू से सीखा है ना? तब अद्विक बोला, मुझे बड़ा मजा आता है जब वो आपको राहु कहते हैं और आपका मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। फिक्र मत कीजिए, मैं कभी कभी ही आपको इस नाम से बुलाऊंगा। अथर्व ने सिर हिला दिया तो अद्विक बोला, मुझे आप मेरे पापा के रूप में ही ज्यादा अच्छे लगते हो। अद्विक अथर्व के गले लग गया। अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके सिर पर किस किया और बोला, चलो अब घर चलते हैं। तुम्हारी मम्मा ने अब तक शिव और निर्भय की परेड लगा दी होगी। कुछ देर बाद जब दोनों मेंशन की पार्किंग में पहुंचे तो अथर्व का फोन बजा। उसने देखा अन्वी का फोन था। अथर्व ने फोन नहीं उठाया और अद्विक को लेकर अंदर चला गया। वहीं अन्वी फोन न उठाने पर गुस्से में बोली, यह आदमी अब फोन भी काटने लगा है। मेरा आने दो, छोड़ूंगी नहीं। सब लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तभी अथर्व अंदर आते हुए बोला, हां तो मत छोड़ना मुझे, पूरी जिंदगी पकड़ कर रखना। सबने अथर्व को देखा जो अद्विक के साथ अंदर आ रहा था। अद्विक उछलते कूदते अन्वी के पास पहुंचा और बोला, मम्मा, पापा आपको बेवड़ी कह रहे थे। उसकी बात सुनकर जहां अन्वी हैरान रह गई, वहीं अद्विक अथर्व को आंख मारकर अपने कमरे में भाग गया। अथर्व के होश ही उड़ गए थे। अन्वी ने कुछ देर तक अथर्व को घूर कर देखा और फिर बोली, हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाने आ जाओ। यह कहकर वह किचन में चली गई। वहीं शिवा और बाकी सब अथर्व की हालत पर हंस पड़े। शिव ने कहा, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाकर लाया है इसे, जो यह छोटा राक्षस अब शरारती शैतान बन गया। अथर्व ने निर्भय को घूरते हुए कहा, बेवड़ी वगैरह का जिक्र मैंने तो कभी नहीं किया। निर्भय जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ। अथर्व सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चला गया। आज अद्विक नरेंद्र जी और पार्वती जी के पास ही बैठा था और काफी खुश भी लग रहा था। सभी लोग उसे खुश देखकर खुश और हैरान दोनों थे। सब बच्चे खाना खाकर जल्दी से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शिव ने अथर्व से पूछा। उसने बताया कि क्यों वह सुबह से अजीब बिहेव कर रहा था। तब अथर्व बोला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वह अब बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। मैं हूं ना उसके साथ, उसे कभी भटकने नहीं दूंगा। उसने यह बात अन्वी की तरफ देखकर कही, जिससे वह पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। डिनर के बाद निर्भय अपने घर चला गया। वहीं रोहन भी किंजल और दिव्यांग को लेकर वहां से निकल गया। हर्षित, विराट, काजल और पूनम भी वहां से चले गए। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अन्वी, प्रीति और दिया के साथ मिलकर सभी बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में चली गई। जब अन्वी कमरे में पहुंची तो अथर्व लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अन्वी को आते देख उसने लैपटॉप साइड में रखकर बंद कर दिया और बेड पर लेट गया। अन्वी भी कपड़े बदलकर उसके पास आकर लेट गई और बोली, क्या आदि सच में ठीक है? तब अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हां, हम दोनों अपने तीनों बच्चों के पास किसी को भी भटकने नहीं देंगे। अब हमें आदि के साथ साथ विहान पर भी नजर रखनी होगी। वह भी अक्सर अकेले में रहता है। तुम रूही का और विहान का ज्यादा ध्यान रखना और आदि की टेंशन मत लो। और इधर आओ, 3 दिन हो गए हमें प्यार किए हुए। यह कहते हुए अथर्व ने अन्वी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। तभी अन्वी को अद्विक की बात याद आई और वह अथर्व को घूरते हुए बोली, आदि को बेवड़ी वाली बात किसने बताई? तब अथर्व बोला, देखो, मैं थोड़ी ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा। यह सब निर्भय का किया धरा है, तो हो जाने दो उसकी शादी, तब बताऊंगा उसे भी। अथर्व ने अन्वी को बेड पर लिटा दिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। अथर्व कभी कभी थोड़ा वाइल्ड हो जाता था, लेकिन अब उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक रहती थी। उसके अंदर का जानवर अब भी उसके साथ था, मगर काबू में। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व सच में अद्विक के अंदर पनप रहे उस
गुस्से को रोक पाएगा जो कभी उससे खुद निकल गया था? क्या रिदम की बात सच साबित होगी कि अद्विक के अंदर भी वही अंधकार छिपा है जो अथर्व के भीतर था? क्या अन्वी को कभी यह सच्चाई पता चलेगी कि अथर्व ने अपने बेटे से क्या क्या बातें साझा की? क्या परिवार अब सचमुच पहले की तरह एक हो पाएगा या फिर पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाएंगे? और अगर अद्विक के भीतर का राक्षस सच में जाग गया तो क्या इस बार अथर्व अपने बेटे को बचा पाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे।